नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेज पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने की तैयारियां भी कर ली हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। कई तरह के सवाल सभी के जहन में है, खास तौर पर तमाम पेरेंट्स के जहन में सवाल है कि क्या बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर कोरोना के समय में उन्हें पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर रखा जाए। स्कूल खुलने के बाद क्या कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा? स्कूल खोलने के लिए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस कितनी असरदार होंगी और सरकार के फैसले से क्यों असमंजस में छात्र और अभिभावक हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले स्थिति को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाएं नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए खोलने का फैसला लिया है। हालांकि ये बात अलग है कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि 18 दिसंबर से स्कूल में 10वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी। कक्षा 1 से 8 पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। 9वीं और 11वीं कक्षा पर फैसला जिला प्रशासन लेगा। फैसला एमपी बोर्ड और सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। माता पिता या अभिभावक सहमति देते हैं तो वो पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। स्कूल की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट अभिभावक अपनी सहमति वापस नहीं ले पाएंगे। स्कूल में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। छात्र एक स्थान पर जमा न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। छात्रों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज करना होगा। स्कूल में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एमपी में स्कूल खोलने का ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर 24 घंटे के आंकड़ों की करें तो वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एमपी में 24 घंटे के अंदर 1073 नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,709 हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 12,516। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 13 लोगों की मौत। एमपी में कोरोना से अब तक 3,425 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब तक 2,09,768 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाफी साबित हुई हैं। आशंका इस बात की भी है कि ठंड बढ़ने के साथ साथ कोरोना का प्रकोप और ज्यादा रौद्र रूप दिखा सकता है। ऐसे में अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कोरोना काल में स्कूल खोलने का फैसला गलत साबित होगा। स्कूल खोलने की गाइडलाइन कितनी राहत देने वाली है? स्कूल खुलने से कोरोना फैला तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना आसान होगा? स्कूल खुलने से संक्रमण फैलने का खतरा कितना बढ़ेगा? टीम न्यूज स्टेट। आपको बहुत अच्छे से याद होगा लॉकडाउन वाले वो दिन जब लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे जब खोलने की शुरुआत की गई तो लोगों को बहुत समझाया गया कि किन नियमों का पालन करना है और किन नियमों के साथ आगे बढ़ते हुए हम कोरोना को हरा सकते हैं। बावजूद इसके स्थिति ये थी कि जब अनलॉक हुआ सब कुछ तो वहां पर बेतरतीब तरीके से कोरोना बढ़ गया। सवाल यह है कि अभी जब कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई है, स्कूली बच्चों को स्कूल बुला लेना, क्या वहां से संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा या फिर कोई ठोस ऐसा प्लान है जिसके बाद कोरोना जो है उससे निजात बच्चे कम से कम उससे बचे रहेंगे? यही समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विवेक परियार जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और आदित्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से ज्यादा जानकारी के लिए। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आदित्य, बहुत छोटा सा रिएक्शन, स्कूली बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर इंदौर की बात कर लें, सभी जगहों पर धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां पर कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को ही नहीं मिल रही है। अभी भी तकरीबन 400 मामले जो हैं वो रोजाना सामने आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में स्कूल खोलना ठीक होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल अनुराग आपने उठाया है। इंदौर की अगर बात करें तो तकरीबन 10 लाख बच्चे जो हैं मतलब या उनके परिवार से जुड़े लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है जो सीधे तौर से स्कूल से जुड़ा हुआ है। और अगर ये तबका अगर बाहर आता है और ऐसे ही सामूहिक तौर से अगर स्कूल में अपनी भागीदारी दर्ज कराता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन, संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे ही इंदौर में देखिए बार बार ये ताकीद की जा रही है, सामाजिक दूरी बनाने की ताकीद की जा रही है, मास्क सैनिटाइजिंग की ताकीद की जा रही है। और उसके पीछे की एक अहम वजह यह है कि सामाजिक दूरी रहेगी तो कोरोना कम फैलेगा।
अब चूंकि स्कूल कॉलेज अगर स्कूल्स जो हैं जिन्हें अगर वापस से निरंतर किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं या बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आंकड़ों सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, तो उस हिसाब से अगर इन बच्चों में या इन लोगों में अगर ये संक्रमण फैलता है, जो कि अब तक जिससे बचे हुए हैं, जो सुरक्षित हैं बहुत हद तक, तो ये काफ़ी चिंता का विषय होगा। इंदौर में मृत्यु दर के ऊपर जो है शोध किया गया और इसके आंकड़े निकाले गए। उसमें अनुराग ये बताया गया कि 1 साल से 25 साल तक के बीच में जो बच्चे हैं और युवक हैं, उनमें 6 मौतें अब तक इंदौर में दर्ज हुई है। इंदौर में कुल मौतें 818 के पार पहुंच चुकी हैं, लेकिन 6 मौतें सिर्फ इस वर्ग में दर्ज हुई है जो 1 से 25 साल की उम्र का है। और उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कूलों से ये बच्चे दूर रहें, सामाजिक दूरियों से दूर रहें। तो इसलिए अब तक ये कहा जा सकता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि घर में रहते हैं, अमूमन बाहर भी कम आते हैं, और जैसा कि अलग अलग गाइडलाइन में अभी भी बच्चों को कई जगह पे अलाउ नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से ये जो है काफ़ी दूर है। और अगर ये स्थिति बनी रही तो शायद जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इसका कोई इलाज हो जाए। हालांकि वैक्सीन आने के बाद भी ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं, जो 60 के ऊपर है और जिन्हें कोई अन्य बीमारी है, उन पर असर करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल जो अनुराग सबसे बड़ा हथियार है वो सिर्फ एहतियात है। एहतियात के साथ काम चलें। जहां हमने 8 महीने और निकाले हैं, वहां कुछ महीने और इंतजार अगर किया जाए तो शायद कोरोना का जो विकराल रूप जो पहले हम देख चुके आए थे, अभी भी हम देख रहे हैं इंदौर को एपी सेंटर बनते हुए, तो उससे कुछ बचा जा सकता है, उससे रोका जा सकता है, चेन को ब्रेक लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर मकसद सभी का एक ही है कि कैसे भी कोरोना की चेन को ब्रेक करना है। खत्म तो नहीं होगा कोरोना, लेकिन चेन को ब्रेक करना है। ठीक है आदित्य, मैं वापस आपके पास आऊंगा। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, वो एक स्कूल के अंदर मौजूद है, उनके साथ कोई प्रिंसिपल भी हैं। जितेंद्र जरा उनसे बात कीजिए और कोविड गाइडलाइंस को लेकर समझने की कोशिश कीजिए कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किस तरह से स्कूलों में करवाया जाएगा। और खासतौर पर अगर स्कूली बच्चों की बात करें, स्कूलों के कल्चर को हम सब अच्छे से जानते हैं। कुछ बच्चे टीचर्स की बातों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो क्या उस कल्चर में उन तमाम नियमों का पालन करवाना किसी स्कूल के लिए बहुत आसान रहने वाला है? बिल्कुल अनुराग, देखिए काफ़ी अच्छी आपने बात की कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स की बात को सबसे ज़्यादा मानते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते। और जो गाइडलाइन बनाई गई है उन तमाम गाइडलाइन का पालन किस तरह से कराया जाएगा, शासकीय मॉडल स्कूल की प्राचार्य रेखा मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अब गाइडलाइन बन गई है और जिस प्रकार से स्कूलों को खोलने की बात की जा रही है, किस तरह की तैयारी रहने वाली है और आप बच्चों को किस प्रकार से आज इस बार गाइड करेंगे कि वो बच्चे भी जो कोरोना की गाइडलाइन उसका पालन करें? अभी जो शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, हम लोग उसी पूरी गाइडलाइन को पालन करते हुए 18 तारीख से स्कूल खोलने वाले हैं। अभी पिछले दिनों भी हमारे स्कूल लगातार खुले हुए थे डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए। जो भी गाइडलाइंस अभी जारी की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 10th और 12th की क्लासेस को हम लगाने जा रहे हैं 18 तारीख से। थर्मल स्क्रीनिंग हम सारे बच्चों की करेंगे एंट्रेंस के समय, और सैनिटाइज़र हम हर क्लासरूम के बाहर लगाए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों को हमने मैसेज भेजे हुए हैं कि सभी बच्चे मास्क लगा करके ही स्कूल में प्रवेश करेंगे, बिना मास्क के कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं, तो हमारे यहाँ 3 विंग हैं अलग अलग, तो हम थोड़ा डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 10th क्लास को हम आउटसाइड विंग में लगाएंगे और 12th क्लास को इनसाइड लगाएंगे। और इसके साथ साथ जितनी भी स्ट्रेंथ हमारे एक सेक्शन के अंदर है, उसमें हम हाफ स्ट्रेंथ को डे वाइज बुलाएंगे। जैसे मंडे है तो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स आएंगे और नेक्स्ट डे सेकंड 25 स्टूडेंट्स आएंगे। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम स्कूल का संचालन करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बार 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनके छात्रों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस बार जो कहा जा सकता है कि एक प्रकार की टेंशन भी हो सकती है। तो ऐसे में छात्रों की अगर संख्या ज़्यादा होती है, उनको शिक्षा भी देनी है प्लस कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराना है, तो उन छात्रों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी, खासकर 10वीं और 12वीं के अगर बच्चों की बात की जाए तो? 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी विशेष व्यवस्था की हुई है। हमारे स्कूल में हम लोगों ने एक स्टूडियो बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम बराबर लाइव यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे थे। यहाँ हमारे टीचर बोर्ड इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे इस विद्यालय में आते हैं तो हम क्लासरूम्स को डिवाइड करेंगे, और अगर 100% उपस्थिति बच्चे चाहते हैं कि वो स्कूल में रहकर पढ़ सकें, तो हम कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अलग अलग क्लासरूम्स में 25 से स्टूडेंट से ज़्यादा हम नहीं बिठाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंडर में ये स्कूल आता है, शासकीय स्कूल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और कई मैसेज देता है दूसरे स्कूलों को। तो ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को, जो बाकी के बच्चे हैं, उनके लिए जो क्लासेस का टाइम रहेगा, क्या वो अलग अलग शिफ्ट में रहेगा या फिर मॉर्निंग से कुछ बच्चे डे तक आएंगे, कुछ बच्चे डे से इवनिंग शिफ्ट तक आएंगे? नहीं, 9th 11th के लिए अभी शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें यह है कि 9th 11th विद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है कि अगर उनके पास
उपलब्ध है स्पेस तो वो बच्चों को बुला सकते हैं। हमने जो व्यवस्था बनाई है वो हमने ये बनाई है कि मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा 10 to 12 स्कूल लगेगा और इवनिंग शिफ्ट में 9 से 11 के बच्चे डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए स्कूल आते रहेंगे। मैम, प्रार्थना के समय और जब एंट्री होती है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, हालांकि प्रार्थनाओं के लिए मना कर दिया गया है, तो वो भीड़ भाड़ एक साथ इकट्ठे ना हो, लंच भी होगा, जाहिर सी बात है, ऐसे में बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको लेकर क्या व्यवस्था रहने वाली है? उसको लेके हमने ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे यहाँ 3 गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तो हमारे यहाँ 10th के बच्चे गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे और 12th के बच्चे गेट नंबर 2 से प्रवेश करेंगे। और लंच के लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है कि हमारे यहाँ अलग अलग ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, तो उन ग्राउंड्स को हमने डिवाइड किया है कि सेक्शन वाइज 2 से 3 सेक्शन के बच्चे एक ग्राउंड में रहेंगे, बाकी बच्चे दूसरे तो ग्राउंड में जितेंद्र, रहेंगे। ये जो तमाम मानक बताए जा रहे हैं ये इफेक्टिव तो नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बाकायदा वैसे ही लागू रहेंगे? क्योंकि एक सवाल जो मैंने बहुत पहले ही पूछ दिया कि क्या छोटे छोटे बच्चे इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे? क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसा टीचर्स कहते हैं बच्चे वैसा मानते नहीं है, तो वहां पर उन नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए क्या किया जाएगा? क्या एक एक बच्चे पर एक एक टीचर्स लगाया जा सकता है? जवाब नहीं में है तो क्या कदम उठाए जाएंगे? बहरहाल एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब हमारे साथ जो दूसरे मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। पहले डॉक्टर साहब मैं आप ही के पास आता हूं, विवेक परियार जी, क्योंकि आज कोविड की स्थिति को लेकर क्या ये स्कूल खोलना एक राइट मूव है, राइट डिसीजन है? क्योंकि हम लोग मॉल्स खोल दें, हम लोग दूसरे तमाम ऐसे संस्थान खोल दें, वहां पर लोग एडल्ट होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, दूसरों की भी जिम्मेदारी समझते हैं, कई बार तो वहां पर भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। स्कूलों के स्तर की बात की जाए, क्या ये खोलना इस वक्त मुनासिब है, ठीक है? अनुराग जी, देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो मुझे लगता है काफी हद तक सही किया है, क्योंकि जो 12th और 10th के स्टूडेंट हैं थोड़े से मैच्योरिटी लेवल उनका थोड़ा हाई होता है और थोड़ा सा अनुशासन में रहते हैं वो, और हम जो गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करा सकते हैं। और जो प्राइमरी जो 8th तक के बच्चों के लिए जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन की है कि जो स्कूल जो है उनके लिए बंद रहेंगे, वो बिल्कुल सही है। और जब तक कि कोविड की वैक्सीन नहीं आती और प्रॉपर वैक्सीनेशन सबको होता नहीं है, तब तक जो है प्राइमरी जो 8th तक के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी स्कूल परमिशन और बिल्कुल देनी नहीं चाहिए और उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है, काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्ट के लिए एक्सपोजर थोड़ा सा जरूरी है, जो गवर्नमेंट जो है वो सही कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफी सही है, मतलब ये स्टेप ठीक है। बस प्रॉपर जो कोरोना की गाइडलाइन है, बस बच्चों को वो फॉलो कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये मॉनिटरिंग जो है होनी चाहिए प्रॉपर, कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम काफी आपने मेंटल लेवल की बात की, जाहिर तौर पर 10वीं और 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा मैच्योर भी होते हैं। मैं आपसे एक और जानकारी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी के समय में जितना कोरोना का ड्यूरेशन रहा है, तो क्या बच्चों के जहन में उसको लेकर वो डर, वो अवेयरनेस अपने आप बन गई होगी, जिसके चलते हम माने की बहुत आसानी होगी स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी? बिल्कुल अनुराग जी, थोड़ा बहुत तो एक 10th और 12th के बच्चे जो है उनका मेंटल लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं वो देखते आ रहे हैं, पिछले 8 से हम देखते हैं कि ये काफी जो है उन्होंने देखी है टीवी में, जो उन्होंने जो है धर्म में भी जो उनके पेरेंट्स हैं उन लोगों ने उनको गाइड किया है, तो काफी चीजें जो है वो समझदार हो गए हैं। तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस ये है कि प्रॉपर उनको जो अभी एक आपके प्रचार में जो बोलती थी रेखा मैडम, जो ठीक है। लेकिन विपक्ष इसे किस तौर पर देख रहा है ब्रजेश पांडे साहब? क्योंकि अमूमन सरकार के फैसलों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। यहाँ बात बच्चों के भविष्य की भी है, यहाँ बात उनके सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर भी है। तो विपक्ष क्या मानता है? सही फैसला लिया गया, क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षाएं तो करवानी है, एक साल तो बच्चों का खराब नहीं किया जा सकता है, सीधे वॉकओवर भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये मुनासिब वक्त है जब स्कूल खोले जा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है और हम समझते हैं इस समय जब ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती थी, ऑनलाइन स्कूलें चल सकती थी, तो और कोविड-19 को लेकर के जब हमारे मध्य प्रदेश में अकेले 24 घंटे में 1,73,000 केसेस सामने आते हैं, तो प्रदेश को संवेदनशीलता रखनी चाहिए थी, पारदर्शिता रखनी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड-19 को लेके जो ICMR WHO ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उससे इतर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अन्य राज्यों में भी, कर्नाटक में भी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी स्कूलें खोली गई हैं, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट सरकार को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जब निर्णय लिए तो उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप अभिभावकों से सहमति पत्र तो भरवा ले रहे हैं, ठीक है, सहमति पत्र का मतलब ये होता है एग्रीमेंट लेटर।
लेकिन अभिभावक थोड़ी देख रहे हैं कि वहां पर बच्चे स्कूल में पेंसिल का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, पेन का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे पानी जहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी है, ऐसी बहुत चीजें जहाँ बच्चे जाते हैं, प्लेग्राउंड है, वहां पर बच्चों की नियमितता रहती है। तो इसके लिए वहाँ के स्कूल के जो स्टाफ है, स्कूल के और जो मेंबरान है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन इतने बच्चों के बीच में मान लीजिए किसी क्लास में 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो इनके बच्चों के बीच में एक टीचर रहेगा, तो कैसे इतने बच्चों की देखभाल। तो लेकिन ब्रजेश पांडे साहब, देखिए सवाल दरअसल में ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे खुद ये मान रहे, जो इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई से वो उतना ज्यादा समझ नहीं पा रहे चीजों को जितने की जरूरत नजर आती है, जितना कि रियलिस्टिक क्लासेस से वो समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे तो उसकी पारदर्शिता आप कैसे सुनिश्चित कीजिएगा, सवाल तो वहां पर भी खड़े हो जाएंगे। तो क्या सरकार को या फिर विपक्ष की ओर से भी कोई ऐसे एक नए प्लान पर विचार नहीं करना चाहिए जिससे कि चीजें बहुत ज्यादा सेफ इनफ भी हो और दूसरी चीज की चीजें प्रभावित भी ना हो बच्चों की पढ़ाई के टर्म्स में भी? मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस निर्णय को लेने के पूर्व विपक्ष से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। हम लोगों ने पहले से सोचा था कि अगर स्कूलें सरकार खोलती है, हम लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोरोना को लेकर के बयान भी जारी किया। मैं समझता हूं कि अगर आप आवासीय विद्यालय डे स्कूल के रूप में खोल रहे हैं, तो वहां पर ये सरकार को पैरामीटर्स बनाना पड़ेगा, अनुराग जी, कहीं ना कहीं, कि आप जो ट्रांसपोर्ट से बच्चे जाते हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंस पूरा बनाएं, बच्चों को आने के पहले जब घर से चलते हैं वहां सैनिटाइज करें, उतरते समय सैनिटाइज करें, शैक्षणिक स्टाफ, गैर शैक्षणिक स्टाफ, सब लोगों को सैनिटाइज करें। आप कोरोना गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर एक क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ 40 या 45 है, तो वो संख्या आप 2 क्लासेस वाले कर दें, 3 क्लासेस कर दें, अलग टाइमिंग कर दें। ये सुनिश्चित करें कि एक क्लासेस में अगर 45 है तो कम से कम 12 या 13 बच्चे ही बैठ पाए, वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ, और आपस में उनको ये जाहिर तौर पर कुछ अच्छे विकल्प जरूर हैं। जितेंद्र, जिस पर बात यहाँ पर विपक्ष भी कर रहा है, डॉक्टर साहब ने कही कि हालांकि ये वक्त ठीक है, लेकिन एक सवाल जहन में है कि चलिए आप बड़े स्कूलों में तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर लेंगे, मान लीजिए कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से 20-20 के टर्म्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लेंगे। कई स्कूल हैं जो बहुत छोटे सेटअप के साथ चल रहा है, क्लासेस तो वहां पर भी चलनी है, फिर वहां पर नियमों का पालन किस तरह से किया जाएगा? और बहुत वाजिब बात की, एक ही वॉशरूम, एक ही नल और तमाम दूसरी ऐसी चीजें जो हो सकता है एक बच्चा इस्तेमाल करे वो दूसरे को भी दे दे, उस स्तर पर अवेयरनेस को लेकर क्या किया जाएगा? वहां तो बहुत ज्यादा घालमेल होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल अनुराग, देखिए सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी स्कूल विभाग के पास रहेगी तो वो उन्हीं स्कूलों के लिए रहेंगी जहां पर सिर्फ एक कमरे के स्कूल संचालित किए जाते हैं। कई ऐसे शासकीय स्कूल हैं जो काफ़ी छोटे छोटे हैं और कस्बों में बने रहते हैं। अगर भोपाल या आसपास के क्षेत्र की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो स्कूल बने रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं, और एक गाँव में अगर कोई एक स्कूल बना है तो आसपास के गाँव के सभी जो छात्र हैं वो वहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर कमरे भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आएगी, सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है कि एक अपने आप में दिखाने का जो जज्बा होगा वो उन स्कूलों के लिए रहेगा। ठीक है, और स्कूल वाले वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि अभी उत्तराखंड की बात कर लीजिए, दूसरे राज्यों के स्कूलों की बात कर लीजिए, कहीं टीचर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कहीं बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ये सही मौका है? धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए तमाम बातों का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी, आप देरी से जुड़े इसलिए बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। वक्त आपको बिल्कुल ठीक लगता है जब स्कूल चालू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों से नियमों का पालन करवाना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके भी घर में बच्चे होंगे, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों से ये सारे नियमों का पालन करवाना। जिस चीज के लिए मना करो कुछ बच्चे तो वही उसके विपरीत ही करते हैं। मुझे लग रहा है कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में थोड़े समझदार होते हैं। और पिछले कई महीनों से जिस तरह से उनका परिवार, उनकी सोसाइटी कोरोना से जूझ रही है, तो वे सब भी कोरोना फाइटर के तौर पर बने हैं। और ये जो आपातकाल है इसमें स्कूल संचालकों को सावधानी तो बरतती है, बच्चों को भी बरतती है और बच्चों लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, एक स्कूल जिसमें कि आप सेक्शन वाइज भी अगर डिवाइड कर दें तो 3 सेक्शन होते हैं 12वीं के बच्चों के और 10वीं के बच्चों के, ऐसे में आपको 6 क्लासेस लेनी होंगी। 6 क्लासेस में अगर आप 40-40 बच्चों के हिसाब से, एक एवरेज स्कूल के हिसाब से बात कर रहा हूं कि 40-40 के भी हिसाब से आप बात कर लीजिए, तो कम से कम आपके सामने 400 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी। अगर आप उन 400 बच्चों की स्ट्रेंथ पर बात करें तो टीचर्स होंगे 7 से 8, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 20, तो हर बच्चे तक निगरानी रख पाना ये स्कूल प्रबंधन के लिए कितना ज्यादा कामयाब हो पाएगा?
आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल टास्क है? बच्चे पेन पेंसिल भी शेयर करेंगे, अपना हो सकता है टिफिन शेयर करें, टिफिन ना भी शेयर करें तो कॉपी किताब शेयर करें, एक ही नल इस्तेमाल करेंगे, एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, तो ये स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर की चीजें कैसे ध्यान रखी जाएंगी? तो ये निश्चित तौर पर चुनौती भरा वक्त है और चुनौती द्विपक्षीय है। बच्चों के भविष्य को लेकर भी घरों में सवालिया निशान लगा हुआ है कि 10th में आकर बच्चों को अनावश्यक क्यों ड्राफ्ट दे दिया जाए, क्यों 12th में बच्चों को रोक दिया जाए। बच्चों का पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है, उनका भविष्य भी देखना है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये दोनों तीनों पक्षों को सबको सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं, आपने सहमति का जिक्र किया साहब। सवाल देखिए ये भी है कि अगर आप लोगों ने स्कूल के अभिभावकों से, बच्चों के अभिभावकों से आपने सहमति पत्र ले लिया, हो सकता है आने वाले समय में वो इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट ना हो, तो क्या वो यू टर्न लेने का रास्ता है क्या अभिभावकों के पास? अब यू टर्न तो फिर सबसे बड़ा ये है कि बच्चे को यदि जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है। अगर लगेगा कि जीवन को संकट है तो बच्चे को नहीं जाने देंगे। यदि स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है और लग रहा है कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है तो फिर आपको नहीं लगता धैर्यवर्धन साहब, नीति थोड़ी सी और ठोस होनी चाहिए? क्योंकि इन्हीं तमाम नीतियों पर काम करते हुए, कुछ नियमों का पालन करवाते हुए दूसरे राज्यों के भी स्कूल खुले। अब उत्तराखंड की बात कर लीजिए, बच्चे कहां से कोविड पॉजिटिव होंगे? वहां पर 80 के अराउंड जो शिक्षक हैं वो पॉजिटिव हो गए, तो जिसको नियम पालन करवाना है वो खुद पॉजिटिव हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में क्या कर पाएंगे फिर? नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने सारे दिशा निर्देश दिए कि सामूहिक तौर पर प्रार्थना सभा नहीं होगी और अन्य प्रकार के ऐसे कोई काम नहीं होंगे जिसको बच्चे नजदीक खड़े हों, एक दूसरे के पास बोले। बाकी अब मास्क पहन करके और सैनिटाइज करके डिस्टेंस बना करके बच्चे लेकिन पिछला जो कोरोना काल हमने देखा पिछले 7-8 महीने से, उसमें तो हम कहते कहते थक गए। तो जो बड़े एडल्ट लोग थे वो जब सड़कों पर नहीं मानकर निकल रहे थे, तो हम बच्चों से क्या उम्मीद कीजिएगा? बहुत आखिर में 10 सेकंड में अगर आदित्य आप जवाब दे पाए, बहुत टेढ़ी खीर नजर आता है यहाँ पर नियमों को पालन करवाना। उससे इतर अभिभावक तो नहीं चाहेंगे कि किसी बच्चे की जान दांव पर रहे। क्या अभिभावक किसी तरह से यू टर्न ले सकते हैं? अभिभावकों के ओर से भी किसी तरह से कोई फैसला लिया जा सकता है क्लासेस लगने ना लगने को लेकर? देखिए, जिसने कोरोना को देखा है, कोरोना के संक्रमण से गुजरा है, जिसके आसपास में समाज में कोरोना फैला है, उनके लिए निश्चित ही एक बहुत बड़ा डर जो है कोरोना को लेकर है। और आपको बता दूं कि अब तक बच्चे जो होते हैं बहुत भावनात्मक होते हैं, चाहे किसी भी परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो। और अगर बच्चों में कंटैमिनेशन फैलता है या किसी भी तरह का कंटामिनेट होता है जो कि अभी तक देखा नहीं गया बहुत बड़े पैमाने पे, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा। क्योंकि जिस तरह के हालात मिले हैं उसमें कई, जैसा कि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष की भूमिका को लेकर शिक्षक कोरोना, अगर मैं कांग्रेस से सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं 10 सेकंड में, अगर आप दीजिए ब्रजेश पांडे साहब। सवाल किया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को वो बात घुमाने की, कहने की आदत है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी पार्टी ने, जब केंद्र में सरकार ने, मोदी जी ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर, ठीक है, वक्त इतनी इजाजत देता है, लेकिन आपकी बातों को भी सुनना समझना बहुत जरूरी है अगर बातें काम की हैं तो, राजनीति से इतर है तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक परिहार जी, ब्रजेश पांडे जी, आदित्य सिंह, धैर्यवर्धन साहब और जितेंद्र, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बच्चे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, तमाम नियमों का पालन करते रहें, कोशिश इसकी जरूर होनी चाहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।